बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो वॉर जनरेशन्स है इसके बारे में बताऊंगा। फिफ्थ जनरेशन वॉर के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। आर्मी चीफ ने भी इसके बारे में जिक्र किया, ISPR भी इसके बारे में जिक्र करती रहती है। बहुत सारी चीज़ें आपने इसके बारे में देखी हैं, लेकिन जो चीज़ें मैक्सिमम आसान अल्फाज में समझाई जा सकती हैं वो सारी मैंने इकट्ठी की हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दुनिया में अब तक वॉर की जो जनरेशन्स हैं वो कितनी हैं और इनको क्यों बनाया गया, मकसद क्या है इनको बनाने के लिए। एक्चुअली जो अब तक वॉर जनरेशन सामने आई हैं वो हैं 5। यानी ये जंग लड़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं जो हालात और वक्त के साथ साथ बदले हैं। इंसान जो है उसको लड़ने का ऐसा लगता है शौक है, उसकी जबिल्लत के अंदर लड़ना, कब्जा करना, चीज़ों को लेना, इनसिक्योर फील करता है अपने आप को, अपने लोगों के लिए, अपने मज़हब के लिए, अपने जज्बात के लिए, अपने गुस्से के लिए, अपने अंदर जो नफ़रत पैदा होती है उसके लिए वो हमला करता है दूसरे इंसान पे। शुरू से अब तक ये लड़ाई चल रही है। फिर ग्रोहों में लड़ना शुरू हुआ तो ये जंगें शुरू हो गई, लड़ाइयाँ, जंगें, और फिर बहुत बड़ी बड़ी जंगें, अजीम जंगें हुई दुनिया में। अब जो जदीद दौर आया उसमें 5 जनरेशन्स बनाई गई जो जंग की इकसाम है। 5 तो 2 जंगें जब भी हुई उन जंगों के बीच का जो वक्फा रहा उसको अमन कहते हैं। एक सादी बात, अगर आप अमन की कोई डेफिनेशन लेना चाहें तो वो ये है कि 2 जंगों के बीच का वक्फा अमन कहलाता है। और ये वक्त इंसानों को बहुत कम नसीब हुआ, क्योंकि जंगें जब से दुनिया बनी है होती चली आ रही हैं। अरबों इंसान जो हैं वो जंगों में मौत के घाट उतरे हैं, और एक एक जंग में 1.5 2 करोड़ आदमी भी जो है वो मारे गए हैं। बेशुमार इंसानियत का कत्ल हुआ है और इंसानों ने इंसानों को ही सबसे ज़्यादा कत्ल किया इन जंगों में। अब आ रहे हैं टॉपिक की तरफ के ये जो वॉर जनरेशन्स हैं इनमें कौन कौन सी हैं। और पहली जो जनरेशन है वो है फर्स्ट जनरेशन वॉर। ये शुरू होती है 1648 में। अच्छा, इससे जो पहले का एरिया है या टाइम है, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदवार की जंगें, और उससे पहले जो है वो उस दौर से पहले सिकंदर आज़म की जंगें, और उससे पहले बेशुमार जंगें होती रही हैं अंबिया इकराम के दौर में, और उनके बाद सहाबा इकराम के दौर में। वो उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये फर्स्ट जनरेशन वॉर जब शुरू हुई है तो ये 1648 के बाद की बात है। 1648 में एक मुआहदा हुआ था। उस वक्त जो यूरोप के ईसाई हैं वो आपस में लड़ रहे थे, और उनकी लड़ाई जो थी वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये 2 किस्म ग्रुप थे ईसाइयों के, वो आपस में लड़ रहे थे और उन्होंने बेशुमार बंदे मार दिए थे, लाखों लोग। ये 30 साल तक आपस में लड़ते रहे हैं, और इनके बीच में एक मुआहदा हुआ जिसे कहा जाता है वेस्टफालिया का मुआहदा। ये जो वेस्टफालिया का एग्रीमेंट हुआ था उसमें कुछ अमन आया था, और उस वक्त फर्स्ट जनरेशन वॉर जो है उसको मुतारफ करवाया गया था। अब पहले ये होता था कि जो मजहबी रहनुमा होते थे उनके कंट्रोल में होती थी फौजें। चर्च फैसला करता था किधर हमला करना है, कैसे लड़ना है। आप आजकल अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देख रहे होंगे, वहां चर्च फैसला करता था फौजियों के ऊपर, वो कमांड करते थे। बादशाह सिर्फ कठपुतली के तौर पे इस्तेमाल होते थे। तो 1648 में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मजहब को उन्होंने अलग कर दिया लड़ाई से, जंग से। रियासत यानी मुल्क या हुक्मरान, उनके पास फौजें चली गई बराह रास्त। अब उनका यह इस्तेकाक था कि वो फौज को लड़ाएं या ना लड़ाएं। तो और यूनिफॉर्म दिया गया फौजियों को पहली मरतबा। फौजी और आम आदमी में फ़र्क नज़र आता था। उसके बाल, उसकी वज़ाकता मुख्तलिफ की गई, उसकी ट्रेनिंग का आगाज़ किया गया। तो ये जो है पहली जो वॉर जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर, उसमें जो है वो ये तब्दीलियाँ हुई थी कि मज़हब से चला गया ये रियासत के पास, और फौजी जो है वो आम आदमी से अलग दिखने लगे। और इस जंग में होता क्या था, इसमें लड़ाई का तरीका जो है वो पुराना था। तलवारें भी थीं, घोड़े भी थे, बहुत नई नई राइफलें भी फर्स्ट जनरेशन वॉर के आखिर में आ गई थी, जिनके अंदर वो बड़ी मुश्किल से उसको खोलते थे। खोल के उसके अंदर जो है वो एक कारतूस भरते थे, उसमें बारूद डालते थे, फिर ऊपर से गोली डालते थे, फिर बंद करते थे, फिर मारते थे। वो एक गोली चलाने में उनको 1 से 2 मिनट लग जाते थे। और इनको ना ब्रीच लोडिंग राइफल्स कहा जाता था उस दौर में। बहुत देर से ये राइफल लोड होती थी। तो इस किस्म के हथियार थे उनके पास उस दौर में जो जदीद थे। बाकी तलवारें थी, तीर थे, घोड़े थे, और ये लोग खाली मैदानों में जाके लड़ते थे। शहरों में इनकी लड़ाई नहीं होती थी, खाली मैदानों के अंदर जाके लड़ते थे। फौजें आमने सामने खड़ी होती थी, जिसकी तादाद ज़्यादा थी वो ज़्यादा तगड़ा डिक्लेयर हो जाता था, जिसकी तादाद कम थी उसको कमतर समझा जाता था।
तो पुराने रवायती हथियार थे, रफ्तार बहुत कम होती थी और फतह का या हार का फैसला जो है वो बहुत जल्दी हो जाता था उसी मैदान जंग में, 2 4 5 दिन में। तो जंगें बहुत लंबी ऐसे नहीं चलती थी, बहुत फासला तय करके लोग मैदान जंग में पहुंचते थे, आमने सामने लड़ते थे और फैसला हो जाता था। और मज़हब और मजहबी जो रंग था वो इसमें से जंग से ख़त्म किया गया। और सनती इनकलाब से ये पहले की बातें हैं, बाद में सनती इनकलाब आया और नई नई चीज़ें बनी, वो दूसरी जंग अजीम की बात है। तो इसकी कुछ मिसालें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि इंग्लिश सिविल वॉर जो है वो इसकी एक मिसाल है, एंग्लो स्पेनिश वॉर जो है वो इसकी एक और मिसाल है, अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर, अमेरिका में जब रेवोल्यूशन आ रहा था, इनकलाब आ रहा था, उसकी एक मिसाल ये है। नेपोलियन की जो जंगें हैं वो भी इसकी मिसाल है, पहली फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर की। और मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब मैक्सिको आज़ाद हो रहा था, जंग आज़ादी लड़ रहा था, तो उनकी जो जंग थी वो भी फर्स्ट जनरेशन वॉर थी। आमने सामने इकट्ठे हो जाना, लाइनें बना लेना और फिर एक साथ हमलावर होना, ये वो पहली वॉर थी। और इसमें जर्नल्स जो होते थे फौजियों के, वो मैदान जंग में मौजूद होते थे, खुद वहीं पे होते थे। अब आ जाए, अब दूसरी जो सेकंड जनरेशन वॉरफेयर है वो क्या है। ये 19वीं सदी में शुरू हुई। ये जो ब्रीच लोडिंग राइफल्स थी ना, इनका आगाज़ ऐसे हुआ कि जो ब्रीच लोडिंग राइफल्स थी जो बड़ी मुश्किल से लोड होती थी, उनकी जो बैरल्स हैं वो तब्दील कर दी गई, उनकी रेंज ज़्यादा हो गई। यानी पहले वो मारती थी 10 20 30 मीटर तक, 50 मीटर तक, तो वो मारना शुरू हो गई 100 200 मीटर तक मारना शुरू हो गई, 300 400 मीटर तक भी मारना शुरू हो गई। दुश्मन बहुत दूर होता था और उसको फायर कर लेते थे, दुश्मन छोटा सा नजर आ रहा होता था तो उसके ऊपर अटैक किया जा सकता था। एक, इनकी राइफल्स की रेंज ज्यादा हो गई, दूसरा इनकी एक्यूरेसी बढ़ गई, निशाना बेहतर हो गया, यानी दूर से आते हुए दुश्मन को मारा जा सकता है। और तीसरी जो एक चीज हुई वो ये हुई कि एक फायर से दूसरे फायर का वक्फा कम हो गया। यानी पहले एक फायर से दूसरे फायर में 1 से 1.5 मिनट लग जाता था, लेकिन अब ये होता था कि 1 मिनट में बहुत सारे फायर हो जाते थे। मशीन गन्स आ गई थी, ऑटोमेटिक वेपन्स आ गए थे, तो इन हथियारों ने लड़ाई का तरीकाकार ही बदल के रख दिया। अब ये हुआ कि जो कम आदमी थे, छोटे छोटे फौजी यूनिट्स बनाए गए, कम आदमियों को बेहतर हथियार दिए गए और उनको दुश्मन पे छोड़ दिया गया। अब ये जो कम आदमी होते थे ये तेजी से हरकत करते थे, जल्दी इधर चले गए, जल्दी इधर चले गए, और बड़े आराम से छुप सकते थे, कैमोफ्लेज हो सकते थे, अपने आप को छुपा सकते थे। और इस दौर में कैमोफ्लेज की जो टेक्नोलॉजी है, यानी छुपने की जो कपड़े जो ग्रीन पहने जाते हैं और कभी पौधों में छुप जाते हैं, ब्राउन पहने जाते हैं, या सफ़ेद पहन के बर्फ़ में छुप जाते हैं, तो ये कपड़े उस दौर में ज़्यादातर ईजाद हुए क्योंकि बहुत दूर से दुश्मन देख के मार देता था। तो कैमोफ्लेज कपड़े, यानी जंगल में छुपाने वाले कपड़े या मैदान जंग में आपको छुपा के रखने वाले कपड़े जो हैं वो इस दौर में फौजियों को पहनाए गए। छोटे फौजी यूनिट बनाए गए जो जल्दी छुप जाते थे, जल्दी निकलते थे, जल्दी अटैक करते थे, जल्दी भाग जाते थे। और ये सेकंड जनरेशन ऑफ वॉरफेयर है, उसमें भी और थर्ड जनरेशन ऑफ वॉरफेयर में भी ये टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए और अब तक ये होते हैं। तो ये है सेकंड जनरेशन वॉरफेयर। और इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। दुश्मनों की सफ़ें तोड़ने के लिए जो है वो ऐसी गाड़ियों को इस्तेमाल किया गया जो आर्मर्ड थी, यानी इन गाड़ियों में बैठ के वो फौजियों को ले जाते थे और वहां उतारते थे जहां बिल्कुल वो दुश्मन के ऊपर हावी हो जाते थे, और इन गाड़ियों के ऊपर गोलियों का असर नहीं होता था। अटलरी जो है वो भी नई नई आई और वो ऑटोमेटिक नहीं थी, लेकिन अटलरी फेंकते थे, वो गोलाबारी और रॉकेट फेंकने शुरू किए इसी दौर के अंदर। तो और इसी दौर में जो है वो बंकर्स बनाए गए पहली मरतबा, क्योंकि दूर से फायरिंग हो रही थी और अटलरी के गोले फेंके जा रहे थे, तो इन्होंने बंकर्स बनाना शुरू किए अपने आप को छुपाने के लिए, कैमोफ्लेज करना शुरू किया। तो ये वो सारी चीजें हैं जो दूसरी सेकंड जनरेशन ऑफ वॉरफेयर में हुई। और इसमें जो जर्नैल हैं फौजियों के वो साथ नहीं होते थे, वो पीछे बैठ के रेडियो के ऊपर, रेडियो कम्युनिकेशन शुरू हो गई थी, वायरलेस सिस्टम आ गए थे, तो बहुत दूर बैठ के वो अहकामात जारी करते थे। और इसी दौर में कोड्स भी जारी किए गए, यानी जंगी कोड्स, कि अगर मैं ये कहूंगा तो इसका ये मतलब लेना, ये कहूंगा तो इसका ये मतलब लेना। क्योंकि रेडियो को इस्तेमाल करते थे तो दूसरी तरफ भी रेडियो होता था, वो जहां फ्रीक्वेंसी मैच होती थी वो एक दूसरे का मैसेज सुन लेते थे, लिहाजा वो कोड्स भी इसी दौर की ईजाद है। इसकी जो मिसालें हैं वो अमरीकी सिविल वॉर है, पहली जंग अजीम इसकी बड़ी अहम मिसाल है जहां 1.5 से 2 करोड़ आदमी मारे गए थे। और स्पेनिश सिविल वॉर है, और इसके अलावा जो ईरान और इराक की जंग हुई थी 1980 से 1988 तक, वो भी लगभग बिल्कुल सेकंड जनरेशन वॉरफेयर के तर्ज के ऊपर लड़ी गई थी। अब आ जाएं आप थर्ड जनरेशन वॉरफेयर की तरफ। ये जो थर्ड जनरेशन है इसमें मजीद जिद्दत आ गई। इसमें जब इन्होंने देखा कि जो तेजी से बनने वाली गाड़ियां हैं, अब सनती इनकलाब भी आ गया था, बहुत तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही थी, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हो गई थी, तो इन्होंने महसूस किया जर्नैलों ने और जंग लड़ने वाले मुमालिक ने कि रफ्तार की बड़ी अहमियत है। जितनी तेजी से आप जाते हैं और जितना आप सरप्राइज देते हैं उतना ज्यादा आप अच्छा लड़ सकते हैं।
और इन्होंने एक और चीज महसूस की, अगर दुश्मन को उसके पीछे से जाके आप सरप्राइज दें, यानी जितना दुश्मन को आप सरप्राइज देंगे, उसके ऊपर अचानक अटैक करेंगे, उतना ज्यादा आप कामयाबी हासिल करेंगे। और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से यह सरप्राइज दिया जा सकता है। पहले एक जगह नसब बंदूकें और आर्टिलरी या तोपें और ये चीज़ें होती थी, फिर उन्होंने तोपों को तेज़ी से मूव करने के लिए टैंक्स बनाए और उन टैंक्स को बहुत तेज़ी से मूव किया। हेलीकॉप्टर्स बनाए, तीसरी जो जनरेशन है वॉर की, थर्ड जनरेशन वॉरफेयर, उसमें हेलीकॉप्टर्स थे, हेलीकॉप्टर ऊपर से बम फेंकते थे। फिर उन्होंने जहाज़ बनाए जो जहाज़ बम फेंकते थे। बड़े ख़तरनाक मिसाइल्स बनाए, वो मिसाइल ये मारते थे। तो तीसरी जो जनरेशन है वॉरफेयर की, वो ज़्यादा ख़तरनाक है, उसमें ज़्यादा लोगों का खून बह सकता है और बहुत कम लोग, हत्ता कि एक आदमी भी सैकड़ों लोगों को मार सकता है एक गोला फेंक के, अगर सही जगह पे जाके गिर जाए तो। फिजाई हमले बहुत तेज़ी से किए गए थर्ड जनरेशन वॉरफेयर में, और जो फ़िज़ाई ताकत है उसको इस्तेमाल किया गया, और फ़िज़ाई बालादस्ती जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इसमें तस्वुर हुई। गुरीला वॉर इसमें शुरू हुई, यानी ये जहाज़ों में और हेलीकॉप्टरों में बिठा के जो गुरीलाज हैं उनको दुश्मनों के इलाकों में उतारते थे, उनको टारगेट देते थे, वो अपना टारगेट अचीव करते थे, दुश्मन को वहाँ पे जाके हिट करते थे जहाँ ज़्यादा नुकसान होता था। दुश्मन की सप्लाई लाइन काटना, अगर दुश्मन का असला आ रहा है तो उसको तबाह कर देना। दुश्मन की सप्लाई लाइन काटना कि अगर पीछे से उनको कोई कुमक पहुँच रही है तो वहाँ जाके हमला कर देना। दुश्मन को सरप्राइज देना, उसके ऊपर अचानक रात के वक्त हमला कर देना। यानी ये शबखून मारने का तो बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ उसको सरप्राइज देना। टैंक्स के जरिए से दुश्मन के इलाकों में अंदर तक घुस जाना, उन एरियाज तक चले जाना जहां पे उसका बारूद पड़ा हुआ है, उसको तबाह कर देना। और इन टैंक्स को गोलियां असरअंदाज नहीं हो सकती थी, ऐसे आर्मर्ड टैंक्स बनाए गए जिनके ऊपर गोलियां और बम असर नहीं करते थे नॉर्मली। तो ये बड़ा खतरनाक एक जंगी तरीका था। जिस फौज के बाद टेक्नोलॉजी कम होती थी थर्ड जनरेशन वॉर में, तो उसका फायदा जो है वो दूसरी फौज उठा लेती थी। रफ्तार जो है वो हद से ज्यादा बढ़ गई थी। जो दिनों के फासले हैं वो घंटों में और मिनटों में तय होना शुरू हो गए थे, हवाई जहाज के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए, और दूर तक निशाना बनाने वाले, यानी इवन मीलों तक निशाना बनाने वाले, सैकड़ों मील तक निशाना बनाने वाले मिसाइल्स बना लिए गए थर्ड जनरेशन वॉरफेयर में, और एक जगह से बैठ के दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया गया। अच्छा, इस जनरेशन में जो दस्ते मैदान में मौजूद होते हैं फौजियों के, या जो छोटे कमांडर होते हैं फौज के मैदान में, उनको ज्यादा आजादी मिल गई फैसले करने की, क्योंकि वक्त बहुत कम था, अटैक बहुत सरप्राइज होता था, तो उनके पास ज्यादा आजादी थी कि वो रिटेलिएट करें और अपनी विजडम के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक जवाब दें। तो ये एक खसूसियत है थर्ड जनरेशन वॉरफेयर की। और टेक्नोलॉजी के जरिए से जो सनती इनकलाब आया, उसके जरिए से बेशुमार इंसानों का खून बहाया गया। बहुत सारी जंगें जो हैं वो थर्ड जनरेशन वॉरफेयर के मुताबिक हुई हैं, यानी पाकिस्तान और इंडिया की जितनी भी जंगें हुई हैं वो थर्ड जनरेशन वॉरफेयर है। जितनी जंगें हुई हैं हमने इंडिया के साथ लड़ी हैं, या इसको आप यूं कर लें कि दूसरी जंग अजीम जो है वो पूरी की पूरी, इसमें बड़े खतरनाक हथियार थे, इवन एटम बम भी फेंका गया था। तो ये थर्ड जनरेशन वॉरफेयर है। कोरिया की जो जंग है वो भी थर्ड जनरेशन वॉरफेयर की एक मिसाल है। वियतनाम की जो अमेरिका ने जंग लड़ी वो भी एक थर्ड जनरेशन वॉरफेयर है। गल्फ वॉर जो हुई थी, पर्शियन गल्फ वॉर, वो भी एक थर्ड जनरेशन वॉरफेयर है। इसराइल की जो अरबों के साथ लड़ाई हुई वो भी थर्ड जनरेशन वॉरफेयर है। अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका ने अटैक किया और नेटो ने, इराक में जो अटैक किया, लीबिया में जो अटैक किया, ये थर्ड जनरेशन वॉरफेयर है। इसके अंदर वो सारे टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए, गुरीला वॉर की गई, जो अहकामात जो हैं वो जनरल पीछे से बैठ के दे रहे हैं, बहुत जदीद कम्युनिकेशन है, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन है, बहुत तेज़ी से अटैक किया जा रहा है, एक दूसरे के कमज़ोर इलाकों के ऊपर मिसाइल मारे जा रहे हैं। तो ये वो सारी लड़ाई है जो पाकिस्तान और इंडिया ने जो जंगें लड़ी हैं वो सेकेंड और थर्ड जनरेशन वॉरफेयर की जंगें हैं। तो ये वो तेज़ तरीन जंग की एक सूरत हाल है जो आज भी दुनिया में राइज है। अगर आज भी दुनिया का कोई एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क से बराह रास्त लड़ाई में जाएगा तो वो थर्ड जनरेशन वॉरफेयर को ही इस्तेमाल करेगा बराह रास्त लड़ाई में। यानी अगर तुर्की और इस वक्त खतरा है एक यूनान के बीच में लड़ाई का, तो वो थर्ड जनरेशन वॉर होगी। उसके अंदर ये नहीं होगा कि वो कोई फोर्थ या फिफ्थ की तरफ जाएंगे। फोर्थ का मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन ये थर्ड जनरेशन वॉर है जो इस वक्त जदीद तरीन लड़ाई लड़ने का तरीका है। अब आ जाए आप फोर्थ जनरेशन वॉर की तरफ। इसमें एक अमरीकी हैं विलियम एस लिंड, उन्होंने एक इसका तसव्वुर बयान किया था कि ऐसा होगा आने वाले वक्त में कि रियासतों ने जो फौजें तैयार की हैं, मैं आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, उन फौजों की ताकत, उनकी ट्रेनिंग और उनके हथियार आने वाले दौर में वो ऐसे खतरात से लड़ेंगे जो वहाँ पे गैर मुअस्सर हो जाएंगे और उनके लिए ये जंगें लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये है फोर्थ जनरेशन वॉर। इसमें होता क्या है, इसमें ना ये फर्क खत्म कर दिया जाता है कि आम शहरी कौन है और लड़ाका कौन है।
यानी जंगजू कौन है और एक आम शहरी कौन है। इस फर्क को ऐसा कर दिया जाता है कि पता ही नहीं चलता कि ये आम शहरी है या जंगजू है। यानी खुद कुछ बम्बार है, अचानक आएगा अपने आप को फाड़ देगा, लेकिन जब तक वो अपने आप को फाड़ता नहीं है तब तक आपको लगता है जैसे वो एक आम आदमी है, वो एक आम शहरी है, तो आपको पता नहीं चलता। इसमें पॉलिटिक्स और जो सियासत और जंग ये मिक्स हो जाती है। इसमें बहुत सारा इबाहम होता है, आपको पता नहीं चलता कि आप किससे लड़ रहे हैं और किस तरीके से लड़ रहे हैं। इस फोर्थ जनरेशन वॉर में यह किया जाता है कि प्रोपेगेंडा के जरिए से, फंडिंग के जरिए से, लोगों के मजहबी जज्बात को भड़का के, लोगों की गुर्बत और महरूमिया का फ़ायदा उठाते हुए, नाइंसाफ़ियाँ अगर उस मुल्क में हो रही हैं तो उस बात का फ़ायदा उठाते हुए, अगर वहाँ पे जहालत मौजूद है लोगों की जहालत का फ़ायदा उठाते हुए, और मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए लोगों की फ्रस्ट्रेशन, उनकी परेशानियों का फ़ायदा उठाते हुए नौजवानों को गुमराह करके ऐसा लिटरेचर दिया जाता है जिसमें उनके जज्बात भड़कते हैं, और फिर वो एक ऐसे ग्रोह में तब्दील हो जाते हैं जो अपनी ही रियासत के खिलाफ जंग कर देते हैं, या एक ऐसा ग्रुप बन जाते हैं जो एक ख़ास मकसद के तहत ख़ास किस्म के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। और इसका आगाज़ 1999 में 1989 में अमेरिका ने अपनी शातर ज़हनियत के साथ किया था। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है उसको कहते हैं वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स। यानी ये पुरतशद्दुद नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं और इनका कोई काम नहीं होता, ये लड़ाका नहीं होते, इनको अचानक कन्वर्ट किया जाता है, इनको मोटिवेट किया जाता है, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है, चाहे मज़हब को इस्तेमाल करें, चाहे उनकी ख़राब हालत को इस्तेमाल करें, चाहे उनकी महरूमियों को इस्तेमाल करें, चाहे उनकी जहालत को इस्तेमाल करें, चाहे उनके जज्बात को इस्तेमाल करें, चाहे उनकी गैरत को इस्तेमाल करें, किसी भी नाम के ऊपर इनको इकट्ठा करके इनके ऊपर फंडिंग की जाती है, इनको हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं और इनको रियासत के साथ लड़ाया जाता है, उस रियासत के साथ जिसकी एक मुकम्मल तौर पे उसके बाद एक फौज होती है। अब वो फौज अपने ही मुल्क में लोगों के साथ लड़ रही होती है और वो लोग जो है वो पहचान में नहीं आ रहे होते, आपको पता ही नहीं चलता कि ये दहशतगर्द है या एक आम आदमी है। यानी दहशतगर्दी की जो सारी की सारी लड़ाई है ये है फोर्थ जनरेशन वॉर, और इसको बाकायदा फंडिंग की जाती है। मिसाल के तौर पर TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू किए। एक हफ्ता ऐसा था कि 40 हमले हुए थे पाकिस्तान में, रोजाना बम धमाका। कभी GHQ पे हमला किया, कभी किसी मस्जिद पे हमला किया, कभी किसी इमाम बारगाह पे हमला किया, कभी किसी हाई कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया, कभी पुलिस पे हमला कर दिया, कभी फौज पे हमला कर दिया, कभी बाजारों में बम धमाके कर दिए, कभी आम निहत्ते शहरियों को मार दिया। तो ये इस किस्म की अकलियतों पे हमला कर दिया। तो ये हमले जो हैं ये फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा थे। तो TTP को और दूसरे ग्रुपों को फंडिंग की गई बाकायदा इंडिया की जानिब से, इसराइल की जानिब से, CIA की जानिब से, और इवन जो है उसमें अफगानिस्तान की एजेंसीज ने भी काम किया, NDS। तो ये लोग यहाँ पे पाकिस्तान में आके कार्रवाइयाँ करते रहे और पाकिस्तान की फौज इनसे लड़ती रही। ISIS जो है, या जिसको आप अलकायदा एक और तंजीम है, ISIS एक और तंजीम है। तो ये जो तंजीमें हैं, दाइश, ये तंजीमें भी बाकायदा इनकी फंडिंग की जाती है, इनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है और इनको रियासतों के खिलाफ लड़ाया जाता है, मुल्कों के अंदर इंतशार फैला के हालात खराब किए जाते हैं। ये है फोर्थ जनरेशन वॉर। इनको मुसल्ला किया जाता है और ये मुसल्ला जद्दोजहद होती है। इसमें खुद कुछ धमाके किए जाते हैं, इसमें बम नस्ब करके फाड़े जाते हैं। तो इस किस्म के ये अटैक होते हैं और ये वैसे भी जाके कॉम्बैट करते हैं, लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं और जानी और माली नुकसान पहुंचाते हैं उस रियासत को। तो रियासत के लिए बड़ा मुश्किल होता है इनको पहचानना, अलग करना, फिर इनको मारना या इनको एलिमिनेट करना या इनको गिरफ्तार करना। तो ये बहुत मुश्किल काम है। ये इराक में हुआ, ये पूरे मिडिल ईस्ट में हुआ। आप देखें ISIS ने या अलकायदा ने कभी यहूदियों पे या इसराइल पे अटैक नहीं किया, क्योंकि इसराइल उनकी फंडिंग करता है, इसलिए वो उनको टारगेट ही उस तरह के मिलते हैं जो इसराइली नहीं होते। यानी वो मुसलमानों को मारते हैं मज़हब के नाम पे, फ़िरके के नाम पे, अपने नज़रिए के नाम पे, अपने नए मुल्क के नाम पे, अपनी नस्ल के नाम पे, किसी भी चीज़ के नाम के ऊपर, गैरत के नाम के ऊपर वो मारते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को मारते रहते हैं। ये है फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में सिर्फ एक मुल्क है जिसने जंग जीती है, बाकी सारी रियासतें ये जंग हार गई हैं, कोई भी इसको नहीं जीत सका। आज तक जहां जहां पे ये जंग छिड़ी है, जहां जहां पे ये लोग खड़े हुए हैं, कोई इसको नहीं जीत सका सवाए एक मुल्क के, और वो मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान को इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और फोर्थ जनरेशन वॉर का नुकसान हुआ ही सारा का सारा मुसलमानों को, क्योंकि इसको अमेरिका ने शुरू किया था अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर और मुसलमानों के खिलाफ शुरू किया था। तो मुसलमानों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन कोई मुसलमान मुल्क या कोई दूसरा मुल्क इससे नहीं लड़ सका और कामयाब नहीं हो सका। लेकिन फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर से पाकिस्तान लड़ा, कामयाबी के साथ
और पाकिस्तान ने अपनी जीत, अपनी बालादस्ती साबित की। तो ये थी पहली 4 वॉर की जनरेशंस। 4th जनरेशन वॉर मैंने 1st, 2nd, 3rd और 4th आपको बताई। 5th जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी ज़बरदस्त है। उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।